बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी ओजोन डिप्लीशंस ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। उसमें हमने फर्स्ट ओजोन डिप्लीशन ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन बात की थी। ओजोन हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मदद से किस तरह डिप्लीट होता है उसका मैंने आपको कंप्लीट मैकेनिज़्म बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन and ultraviolet radiation when come contact with each other they eliminate one chlorine atom from that chlorofluorocarbons, and that chlorine react with ozone layer to modify the ozone layer into oxygen and chlorine monoxide. This and when free radical which are present in stratosphere react with chlorine monoxide, they again form chlorine as well as oxygen molecule. उसके बाद हमने ओजोन डिप्लीशन की बात की थी कि हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की मदद से किस तरह ओजोन डिप्लीट होती है। सिमिलरली सेम इसी तरह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मदद से हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि ओजोन मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई कर लेते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट हमने बात की थी ओजोन लेयर हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन की मदद से किस तरह डिप्लीट होता है। सिमिलर मैकेनिज़्म इसका भी है। और इसके अलावा हमने बात की थी कि हमारे पास सल्फ़र ऑक्साइड की मदद से किस तरह ओजोन डिप्लीट होता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारे पास गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। व्हेन सल्फ़र डाइऑक्साइड कम इन कांटेक्ट विद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इट फॉर्म सल्फ़र ऑक्साइड रेडिकल, एंड दिस सल्फ़र ऑक्साइड रेडिकल modified ozone layer to form sulfur trioxide and oxygen molecule. And we also discuss the effect of ozone. हमने बहुत सारी इफ़ेक्ट्स इसकी देख ली थी। ओजोन की हमारे पास इफ़ेक्ट एक्चुअली हमारे पास स्किन के ऊपर क्या होती है, आई को किस तरह डैमेज करते हैं, इम्यून सिस्टम को किस तरह डैमेज करते हैं, और इसके अलावा हमारे एजिंग ऑफ स्किन का बास किस तरह बनते हैं, और प्लांट्स के ऊपर इसका क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये सारे इफ़ेक्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए थे। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अबाउट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, उसके बाद हम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आएंगे। आज का हमारा टॉपिक वैसे ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट तकरीबन हमारे पास सिमिलर ही हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारी जो ग्लोब्स होती है ये अर्थ, इसके अराउंड हमारे पास एटमॉस्फेयर है। मान लें हमारे पास ये हमारे ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के सराउंडिंग में हमारे पास डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं। मैं यहाँ बाय नेचुरली दो गैसेस की बात कर रहा हूँ। जैसे कि बाय नेचर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास नेचुरल सोर्सेज में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। और हमें लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ग्लोबल एक्चुअली जो सन रेडिएशन हमारे पास आती हैं, जब वो हमारे ज़मीन के साथ आकर टकराती हैं तो वो दोबारा रिफ्लेक्ट होती हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये रेडिएशन को तो अलाउ करती हैं, लेकिन जब ये रेडिएशन ज़मीन पर लग कर हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ इनकी चेंज हो जाती है, तब जाके ये रिफ्लेक्टेड रेज को ये दोबारा कैप्चर कर सकती हैं या अपने अंदर इंट्रैप कर देती हैं। जब ये अपने अंदर इंट्रैप करेंगी तो ज़ाहिर है हमारे पास होगा क्या कि सारी की सारी रेज दोबारा इस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकलेंगी। जब हमारे पास सनलाइट आएगी और हमारे पास ये दो गैसेस, लेट्स सपोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर हमारे पास जो प्रेजेंट है, ये क्या काम करेंगी, ये इनको इंट्रैप करेंगी। इसी को बच्चों बोला जाता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? व्हेन एज वी सी दैट our atmosphere contained by nature carbon dioxide and water vapor, and these gases allow the visible radiation, visible as well ultraviolet rays from sun and enter into the atmosphere, but they do not allow the heat to escape back into atmosphere. इनका फंक्शन ये होता है कि विजिबल रेडिएशन एट्सेट्रा को तो ये अलाउ करती हैं, एटमॉस्फेयर में आने देती हैं, लेकिन जब ये रिफ्लेक्टेड होती हैं तब इन रेडिएशन को
दोबारा इस्केप होने नहीं देती, अपने अंदर इसको रोक लेती हैं। जब अपने अंदर ये रोक लेंगी तो ज़ाहिर है क्या होगा, एटमॉस्फेयर हमारे पास मेंटेन रहेगा, गर्म रहेगा। क्लियर? Greenhouse effect is naturally occurring process. You know that these gases are present by nature, and we see that greenhouse effect is a natural process. It maintains the average temperature of Earth about 15 degree centigrade. हमारे पास हमारे अर्थ के ऊपर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होने की वजह से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन -15 टू +15 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो जाता है, कम या ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ना होता, ये गैसेस ना होती, ग्रीन हाउस ना होता, तो हमारी ज़मीन जो है रात के वक्त इतनी ठंडी हो जाती कि इसके ऊपर लाइफ पॉसिबल ना होती, क्योंकि सारी की सारी रेडिएशन क्या हो जाती है, स्केप हो जाती है एटमॉस्फेयर से, और हमारा अर्थ जो है वो बहुत ही कूल हो जाती है, टेम्परेचर बहुत कूल हो जाता है, जिस पर रहना सूटेबल ना होता। सो सिंपली जो बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारे पास नेचर में हो रहा है। नेचर में हमारे पास ये जो गैसेस हैं ये हमारे पास क्या करती हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को काज करती हैं। अब हमारे पास ज़रूरी नहीं कि ये दोनों गैसेस ही हमारे पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट काज करती हैं। इसके अलावा हमारे पास हम दिन ब दिन क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ या गाड़ियों का धुआं, इनके अंदर हमारे पास बहुत सारे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पाए जाते हैं, मीथेन गैस या ओजोन, ये वाली गैसेस भी हमारे पास जब हमारे एटमॉस्फेयर में कंबस्शन के थ्रू, किसी भी चीज़ की कंबस्शन के थ्रू हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती हैं, तो ये वाली गैसेस भी हमारे पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का काम करती हैं। अब आप सोचें कि लेट्स सपोज हमारे पास बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जाएंगी, तो इट्स मीन दैट हमारे पास बहुत सारी रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप्ड हो जाएंगी। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, मैन मेड सोर्सेज से क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस और ओजोन डिफरेंस हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, ये गैसेस भी क्या कर रही हैं, एलिमिनेट हो रही हैं। ये हम एलिमिनेट करवा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम एलिमिनेट करवा रहे हैं, मीथेन को भी, और ओजोन तो चले हमारे पास बाय नेचर पाए जाते हैं, ओजोन भी बाय नेचर पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हम मैन मेड सोर्सेज रिलीज़ करवा रहे हैं। लास्ट टाइम मैं आपको बताया था कि हमारे पास बहुत सारी लेट्स सपोज कंबस्शन वगैरह किसी भी वुड वगैरह की करते हैं, तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हम ज़्यादा रिलीज़ करवा रहे हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी, मीथेन भी, ये गैसेस भी हमारे पास क्या कर रही हैं, मैन मेड सोर्सेज से हम जो गैसेस रिलीज़ करवा रहे हैं वो भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट काज कर रही हैं। अब चूँकि हमारे पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो नॉर्मल लेवल था उसका, उससे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अब जब हमारे पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रेडिएशन इंट्रैप्ट होंगी, और ज़्यादा रेडिएशन जब इंट्रैप्ट होंगी तो हमारे अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर का इंक्रीज़ हो जाना एक्चुअली हमारे पास कहलाया जाता है, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है इसको डिटेल से देख लेते हैं। जैसा कि however human activity increase greenhouse gases due to which earth temperature rises and this cause the global warming। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की मदद से क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करवा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ज़्यादा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है, और ज़्यादा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, हमारी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है, और इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? सिंपल कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ही हमारे पास काज करता है ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? नाउ कम टू दी मेन टॉपिक, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? By definition, global warming is the increase in average temperature of Earth surface mean to say land and water as well as atmosphere। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि हमारी अर्थ सरफेस, हमारी वाटर जो अर्थ के ऊपर है, और हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है,
उसके अंदर इंक्रीज़ आ जाना एक्चुअली क्या कहलाया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। आज से अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो हमारे पास टेम्परेचर वगैरह इतना गर्म नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम हमारे ग्रीन हाउस गैसेस या इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत कम थी, जो नेचर में थी उतनी ही थी। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ डिफॉरेस्टेशन वगैरह करवा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी गैसेस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का काम कर रही हैं, जिससे हमारे ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रहा है। हमारी लैंड का टेम्परेचर, हमारे वाटर का टेम्परेचर दिन ब दिन इंक्रीज़ होता है, और इसी को बच्चों कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ये बात तो समझ में आती है कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इससे गर्म होता है, क्योंकि रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इंट्रैप्ट होती है। लैंड और वाटर का टेम्परेचर इससे किस तरह इंक्रीज़ होता है, हाउ ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड वाटर। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के करीब गैसेस की डेंसिटी ज़्यादा है, और जितना हम एटमॉस्फेयर के अंदर, ट्रोपोस्फेयर के अंदर ऊपर जाते हैं तो गैसेस के मालिक्यूल की डेंसिटी कम हो जाती है और दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि हमारी अर्थ सरफेस के करीब गैसेस बहुत ज़्यादा हैं। गैसेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का काम वो गैसेस ज़्यादा करेंगी, हीट को इंट्रैप करेंगी, और हीट को इंट्रैप करने की वजह से हमारे अर्थ सरफेस के करीब ज़्यादा गैसेस इंट्रैप्ट होगी, तो ज़ाहिर है अर्थ सरफेस भी क्या हो जाएगी, उससे गर्म हो जाएगी। क्लियर? एज वी सी दैट द एटमॉस्फेयर कंटेन मोर ग्रीन हाउस गैसेस कैन इंट्रैप मोर इंफ्रारेड रेडिएशन नियर द अर्थ सरफेस विच काजेज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस एज वेल एज वाटर। ठीक है, चाहे पानी हो, चाहे हमारे पास लैंड हो, इसके ऊपर अगर गैसेस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसके करीब ही होती है ना, अर्थ सरफेस के करीब गैसेस की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा IR रेडिएशन इंट्रैप्ट हो रही हैं उन गैसेस के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास वाटर हो चाहे अर्थ सरफेस हो, वो गर्म हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है लैंड एंड वाटर। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ देयर आर सम इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बिफोर कम टू द मेन इफ़ेक्ट। मैं जनरल आपको इसके इफ़ेक्ट बता देता हूँ। फर्स्ट वन इफ़ेक्ट, जैसा कि स्टूडेंट हमारे पास अर्थ का एटमॉस्फेयर या अर्थ सरफेस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या वाटर एक्चुअली क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। क्लियर? उनका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, लैंड एंड वाटर एज वेल एज एटमॉस्फेयर। अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास इससे क्या इफ़ेक्ट होगा, ज़ाहिर है अगर हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर गर्म होगा तो हमारे ऐसे इलाके जहाँ पर ग्लेशियर हैं या आइस शीट हैं या स्नो वगैरह के जो हमारे इलाके हैं, वो क्या होंगे, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर की वजह से वो क्या होंगे, मेल्ट हो जाएंगे। जब वो मेल्ट होंगे तो क्या होगा, जब वो हमारे पास मेल्ट होंगे तो हमारे सी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। सी लेवल के अंदर पानी का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा कि नहीं होगा, सिंपल होगा। जब आपके पास ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगी, जब आपके पास आइस शीट वगैरह, ग्लेशियर वगैरह पिघलेंगे तो पानी का लेवल जो है समंदरों के अंदर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? नाउ बिसाइड दिस फर्स्ट इफ़ेक्ट देयर आर फॉलोइंग इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आल्सो इफ़ेक्ट क्लाइमेट चेंज। हमारी आबो हवा भी इससे चेंज हो जाएगी। सिंपल, मैंने आपको अभी बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी ज़्यादा रेडिएशन इंट्रैप्ट होंगी, होगा क्या कि हमारा क्लाइमेट वगैरह, आबो हवा वगैरह चेंज हो जाएगी। क्लियर? ज़्यादा गर्म हो जाएंगी, सिंपल। सेकंड, सी लेवल की बात अभी मैंने बताई कि सी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। कैसे इंक्रीज़ होगा, अभी ये बात मैंने की। थर्ड, ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्या ओजोन लेयर का डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट आपस में लिंक करता है या नहीं, कहीं ना कहीं से? तो आप ओजोन लेयर डिप्लीशन वगैरह का कंसेप्ट थोड़ा सा अपने माइंड में ले आएँ। और ग्लोबल वार्मिंग के कंसेप्ट तो मैंने अभी आपको बताया, क्या कहीं से ये डायरेक्टली लिंक करते हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ ओजोन लेयर डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग एक दूसरे को डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं करते, लेकिन जनरली ये देखा गया है
कि हमारे पास ओजोन जो लेयर होती है वो आपके पास कूल टेम्परेचर के अंदर इसकी डिप्लीशन रेट फास्ट हो जाती है, और जितना आपके पास हॉट टेम्परेचर होता है उसमें ओजोन लेयर की फॉर्मेशन वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसा कि ये हमारे अर्थ के पोलर रीजन में ओजोन लेयर वगैरह काफ़ी हद तक डिप्लीट हो चुका है, जबकि हमारे ट्रॉपिकल रीजन में ओजोन लेयर की डिप्लीशन नहीं हुई। तो ये इसका एक प्रूफ भी है। ओजोन लेयर की डिप्लीशन हमारे पास होती है ज़्यादा ठंडे इलाकों में, क्लियर, सर्दी में ज़्यादा, और ज़्यादा गर्मी में ओजोन की डिप्लीशन कम होती है। अब स्टूडेंट, जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग से हमारे पास क्या हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्लियर। मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ, मैं यहाँ डायग्राम से ही बता देता हूँ आपको। स्टूडेंट, मान लीजिए हमारे पास ट्रोपोस्फेयर था, सारी की सारी गैसेस हमारे पास यहाँ इंट्रैप्ट हुई, क्योंकि हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा गैसेस होने की वजह से यहाँ क्या हो रहा है, बहुत सारी गैसेस यहाँ होने की वजह से सारी की सारी रेडिएशन यहाँ इंट्रैप्ट हो रही हैं, क्लियर। सारी की सारी रेडिएशन जब यहाँ इंट्रैप्ट होंगी तो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर कोई भी रेडिएशन एंटर नहीं होगी, क्लियर। जब हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर कोई भी रेडिएशन एंटर नहीं होगी तो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कूल हो जाएगा, क्लियर, कूल रह जाएगा। जब वो कूल रहेगा तो कूल होने की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन लेयर है हमारे पास प्रेजेंट होगा, उसकी डिप्लीशन रेट थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। इसके अलावा सेकेंड इफ़ेक्ट जो है, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल प्रोसेस में है या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए या हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दिस वन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो होता है, ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये हमारे पास ग्रीन एक्चुअल में हमारे पास ओजोन डिप्लीशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट मैंने आपको रीज़न बताई दैट इज़ वैलिड। जो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर के अंदर गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा गैसेस यहाँ ट्रैप्ड होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एंटर होती ही नहीं है। तो स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर जो है इसके मुकाबले में यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म, तो ये वाला थोड़ा कूल हो जाएगा। इसके मुकाबले में ये थोड़ा कूल होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, ओजोन की डिप्लीशन रेट थोड़ी फास्ट हो जाती है। सो दिस इज़ द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर, क्लियर। नेक्स्ट 4 पॉइंट इज़ इफ़ेक्ट ऑन क्रॉप यील्ड्स। हमारी फसलों को किस तरह ओजोन लेयर या ग्लोबल वार्मिंग नुकसान पहुंचाता है। डी स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वक्त से पहले हमारी फसलें तैयार होंगी, और वक्त से पहले मतलब कहने का मतलब ये है कि उनके फ्रूट्स वगैरह या वो वक्त से पहले ही तैयार हो जाएंगे, जिसमें क्या होगा वो हमारी सेहत के लिए या वो क्रॉप्स की यील्ड में हमारे पास इतना फ़ायदा हमें नहीं दे सकेगा जितना पहले होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट, प्रेसिपिटेशन मीन रेन एंड स्नोफॉल। हमारे पास रेन और स्नोफॉल को भी इफ़ेक्ट करते हैं। जितना आपके पास ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगा, समंदर के ऊपर ज़्यादा रेडिएशंस वगैरह, मतलब समंदर का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, अर्थ का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा, ये तो आपको पता है। जितना आपके पास समंदर का या हमारी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो होगा क्या कि हमारे पास ज़्यादा वाटर वेपर्स हवा के अंदर जाएंगे और रेन एंड स्नोफॉल की हमारे पास जो रेट होता है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर। तो जितना हमारे पास टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का ज़्यादा होगा, एवेपोरेशन उतनी ही वाटर की ज़्यादा होगी समंदर से, और रेन और स्नोफॉल भी उतना ही ज़्यादा होगी। एटमॉस्फेयर राइजेज मोर वाटर वेपर एवेपोरेट फ्रॉम सी इनटू एटमॉस्फेयर एंड कैन कॉज मोर रेन एंड स्नोफॉल। 6.1 हाउ इट इफेक्ट हेल्थ। ग्लोबल वार्मिंग किस तरह हमारे पास एक्चुअल में इफ़ेक्ट करता है हेल्थ के ऊपर। स्टूडेंट, जैसा कि अक्सर
होता क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग से मोस्टली क्या होता है कि सी लेवल के अंदर पानी का ज़्यादा हो जाता है। सी लेवल के अंदर ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, आइस कैप पिघलेंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारे समंदर हैं उसके अंदर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पानी का लेवल ज़्यादा होने की वजह से हर साल तकरीबन हमारे पास मोस्टली क्या होते हैं, अक्सर ऐसे इलाके जो समंदरों के साथ साथ होते हैं उनमें क्या होता है कि फ्लड वगैरह आ जाता है। फ्लड वगैरह आने की वजह से होता क्या है कि फ्लड के होने के बाद, सैलाब आने के बाद होता क्या है कि वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ फ्लड अपने साथ लेके आता है। तो इसी तरह हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग से हमारी हेल्थ के बहुत सारे इशू क्रिएट होते हैं। इसके अलावा अगर मैं जनरल बात करूं, हम जितना इंक्रीज़ कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस को हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, इतने ही पोल्यूटेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, और जितने पोल्यूटेंट्स ज़्यादा होंगे तो हमारे पास अस्थमा एंड लंग्स वगैरह के जो डिजीज़ होंगे उनकी रेट में भी ज़्यादा हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन क्लाइमेट चेंज, सी लेवल, ओजोन डिप्लीशन, क्रॉप शील्ड, प्रेसिपिटेशन एज वेल एज हेल्थ। इसके अलावा डियर स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट हैं जिसको इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको देख लेंगे। मैंने लिखे तो इस लेक्चर के अंदर थे, लेकिन टाइम चूँकि शॉर्ट होने की वजह से हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास डेसर्टिफिकेशन का बास बनता है। इसके अलावा हमारे पास इंक्रीज मेल्टिंग एंड स्नो एंड आइस, ये तो अभी मैंने आपको बता दिया। एंड इसके अलावा सी लेवल का राइज़ इसके अंदर हो जाते हैं, और इसके अलावा साइक्लोन वगैरह भी इससे बनते हैं। तो इंशाल्लाह इन पॉइंट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। चलिए एक बार फिर मैं मेन पॉइंट्स को दोबारा रिवाइज़ करवा लेता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। बाय डेफिनेशन व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? Dear student, we know that our atmosphere contains carbon dioxide, ozone, nitrogen dioxide, methane and water vapors, and these gases can allow the visible and ultraviolet rays from sun and enter into atmosphere, but they do not allow the heat to escape back into space. And this greenhouse effect is naturally occurring process. It maintains the average temperature of Earth about minus to plus 15 degrees centigrade, and life on Earth is possible due to natural greenhouse effect. And dear student, we see that when human activity increase greenhouse gases, due to which temperature rises, and this is called global warming. Second, what is global warming? Global warming is increase in temperature of Earth's surface, land and water as well as atmosphere. Okay, how global warming affect different things directly and indirectly? We discussed that global warming affect different things. First one is global warming cause increase in average temperature by melting ice sheet, ice on hills and glacier, due to which average rise in sea level. Global warming also affect climate change, sea level, ozone layer depletion and crop yields, precipitation as well as health. So this is student the main points of today lecture. Now dear students, come to the homework. Dear student, your homework is that write down all lecture on your worksheets. इसके अलावा आपको अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।